हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आज फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नए विषय के साथ जिसका नाम है इतिहास के स्रोत, द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यू ऑल मस्ट नो, व्हाइल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री वी नीड सोर्सेज। इतिहास के अध्ययन के लिए बहुत बहुत जरूरी है स्रोतों का होना, यानी कि किसी भी तरह का इतिहास अगर हमें जानना है बिना स्रोतों के वो जाना ही नहीं जा सकता है। देखिए, इतिहास जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय इतिहास 3 भागों में बांटा गया, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने के स्रोत। दोस्तों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर हम ये जानेंगे ही नहीं कि स्रोत कहां से आए, कौन उनका रचनाकार था, किसने कब उनकी रचना की, तो हम इतिहास को कैसे जान पाएंगे। तो किसी भी तरह के इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है कि हम उसके स्रोतों को जानें। तो इस सेंस में ये क्लास ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अपने इतिहास के बारे में जाने, अपने भारतीय इतिहास की प्राचीन जो परंपराएं हैं वो कहां से जुड़ी हुई हैं, कैसे वो इतिहास बनी और कैसे वो परंपराएं आज भी हमारे लिए आवश्यक हैं, ये आम लोगों के लिए भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो आज की क्लास है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एकेडमिशियंस के लिए और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इस क्लास में हम बेसिकली आज जो है कई पार्ट में हम लोग इस टॉपिक को ये इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि ये बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हम एक घंटे की क्लास में या आधे घंटे की क्लास में ये नहीं समझ पाएंगे कि जो स्रोत हैं वो किस प्रकार के हैं, कैसे उनसे डील किया जाता है इतिहास में, कैसे उनका प्रयोग करके इतिहास को रोचक और जो है सूचनाओं से भरपूर बनाया जा सकता है। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बात करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी कि पुरातात्विक स्रोत। मैं इसका अर्थ भी बताऊंगा, ये कौन कौन से स्रोत हैं और प्राचीन इतिहास लेखन में ये किस प्रकार से सहायक हैं, इन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम उन सब बातों की भी बात करेंगे कि कैसे भारतीय लोगों पर, भारतीय इतिहासकारों पर या भारतीय विद्वानों पर ये एक आरोप लगता रहा कि उनमें इतिहास लेखन की एक समझ नहीं थी, उन्हें नहीं पता था कि इतिहास कैसे लिखा। इस बारे में भी हम डील करेंगे, कैसे बाहर के इतिहासकारों ने, बाहर के लोगों ने, बाहर के आक्रांताओं ने और कुछ हमारे ही देश के लोगों ने ये आरोप मढ़े कि भारतीय लोगों को इतिहास लेखन की समझ नहीं थी। They did not have any idea of historiography. They did not know how to write down history. They did not know how to trace history out of the sources. इन सब चीजों की भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमने किस तरीके से आगे जो है तैयारी की है। तो पहला सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या भारतीयों के अंदर इतिहास का बोध था, क्या वो उनके अंदर एक ऐतिहासिक बुद्धि थी? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि भारतीयों के अंदर इतिहास लेखन की एक समझ जरूर थी, लेकिन वो इतिहास लेखन जो था भारतीयों का वो धर्म से संबंधित था। यानी कि जब हम भारतीय इतिहास को समझने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि शुरुआती लोगों ने इतिहास कैसे लिखा, तो हमें धार्मिक किताबों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे जो इतिहासकार थे, हमारे जो रचनाकार थे या हमारे जो कवि थे, उनके अंदर एक थोड़ी सी कमी ये कह सकते हैं हम लोग कि उन्होंने जो भी साहित्य लिखा, जो भी रचनाएं की, उनमें अधिकतर में जो पुट था वो राजनीतिक ना होकर, सामाजिक ना होकर धार्मिक अधिक था। तो उनके अंदर जो है वो राजनीतिक घटनाक्रम को एक क्रम में लिखने की रुचि या क्रम में लिखने का तरीका उनके पास शायद नहीं था या उनकी उसमें अभिरुचि नहीं थी। और इसके अलावा हमारे जो इतिहास की रचनाएं हुई, हमारी हमारे जो सोर्सेज हैं उनमें काव्य यानी कि पोइट्री
का बहुत बड़ा योगदान है। दर्शन शास्त्र का यानी कि फिलोसफी ऑफ दैट टाइम, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंडियन फिलोसफी इज वन ऑफ द एंशिएंट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसफी ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। प्राचीन भारत में जो दर्शन शास्त्र है उसमें बहुत ही मजबूत तरीके से जो है, बहुत ही दार्शनिक तरीके से, बहुत ही विद्वत्तापूर्ण तरीके से बातें लिखी गई। उन बातों के आधार पर भी हमें इतिहास लेखन में मदद मिलती है। तो इन सब बातों से हम क्या समझते हैं? एक तो इन सब बातों से हम ये समझते हैं कि एक तो धार्मिक किताबों से, दूसरा दर्शन शास्त्रीय किताबों से, और तीसरा अन्य वैचारिक किताबों से हमें हमारे इतिहास की समझ मिलती है। इसके अलावा प्राचीन जब धर्म ग्रंथों की बात होती है तो उसमें पुराण, महाकाव्य और वेद और इन सब चीज़ों की तो बात होती ही है। इसके अलावा जो है लोकल लेवल पर भी जो है लोगों ने अपनी अपनी कई जीवन चरित्र लिखे और कई सारी जो किताबें जो लिखी उन्होंने धर्म के बारे में और राजनीति के बारे में, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इसका काम करती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो पहली ऐतिहासिक ग्रंथ हमारा जो है जिसको दुनिया ने स्वीकार किया वो थी कल्हण की राजतरंगिणी। जो 11वीं शताब्दी के बाद के इतिहास के बारे में मैं अच्छे से बताती है। उससे पहले का भी इतिहास लिखा उसमें, लेकिन उससे पहले का जो इतिहास था वो इतना परिपूर्ण, उतना स्पष्ट, उतना शुद्ध नहीं है। लेकिन 11वीं शताब्दी के बाद का जो कश्मीर का इतिहास लिखा कल्हण ने राजतरंगिणी में, वो बहुत ही विशेष है और बहुत ही क्रमबद्ध है, बहुत ही सूचनाप्रद है। तो ये जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं पुराना किला 1954, इसको लगाने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि पुरातात्विक स्रोत तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर दो सोर्सेज which can be felt, which can be seen, which are tangible in nature। यानी कि वे स्रोत, वे चीजें जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वो चीजें क्या हो सकती हैं, तो all those things like all around you can see this monument and the coins, the idols, images, the figurines, and each and everything which is hard in shape, which can be touched, felt, and which is usable, which is useful to know history, to trace out history, can be considered under the category of archaeological sources। यानी कि वो सभी सामान, वो सभी चीजें, चाहे वो उत्खनन से प्राप्त, यानी कि एक्सकवेशंस, जो आपके सामने मैंने जो तस्वीर लगाई है, इस प्रकार से उत्खनन होता है। इस प्रकार से जो है ये पुराना किला की तस्वीरें 1954 की, जब बीबी लाल और दूसरे कई सारे लोगों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने यहाँ पर उत्खनन किया था। भारत की कई सारी जो साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे मैं आपसे चर्चा करूंगा, यहाँ पर उत्खनन हुआ और वहां से प्राप्त चीजों के आधार पर हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया कि ये किस समय की हैं, इनके पीछे का क्या इतिहास है और वो हमें क्या क्या जानकारी और भी दे सकती हैं। तो इन सब चीजों के, ये सब चीजें हमें कहां से प्राप्त होती हैं? ये सब चीजें हमें उत्खनन से प्राप्त होती हैं, यानी एक्सकवेशन से प्राप्त होती हैं। समटाइम्स दीज थिंग्स आर नॉट एक्सकेवेटेड बट दे आर ऑलरेडी आउट ऑफ द लैंड, यानी कि ग्राउंड में से बाहर हैं। जैसे कि कुछ किले, कुछ खंडर, कुछ इमारतें, वो तो कभी जमींदोज हुई नहीं है, नीचे गई नहीं है, वो तो पहले से ही ऊपर है। They are still the archaeological source. So we cannot say that excavations are always the source of archaeological sources. But those things which are previously on the land can also be in the category of the archaeological source. यानी कि जो पहले से चीजें मौजूद हैं, ऊपर हैं, वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आ सकती हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एक और मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लगाया है, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों से पहले पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा जो बहुत ही हमारी एक सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता है, और
हड़प्पा सभ्यता के बाद से ही भारत का इतिहास सही मायनों में समझा और लिखा जाने लगा। तो हमारे लिए उस मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई सारे एक्सकवेशंस में अलग अलग चीजें मिली हैं, जैसे ग्रेट बाथ जो आपके सामने है, मोहनजोदारो से मिला हुआ विशाल स्नानागार, इसके अलावा अन्नागार यानी कि स्टोरेज हाउस फॉर दी कीपिंग ग्रेन्स एंड ऑल। उसके अलावा बहुत सारी वहाँ पर जो सड़कें हैं उनकी बनावट, ईंटें पक्की और ना जाने क्या क्या, जो अलग क्लासेस में हम लोग बात कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर ऑल्सो द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। I have put these images in front of you so that you can have a fair idea what kind of sources are archaeological sources. क्योंकि कुछ बच्चे जो नए इतिहास पढ़ने लगे होंगे, कुछ समझने लगे होंगे, या आम लोग जिन्होंने इतिहास शायद पहले नहीं पढ़ा होगा, वो भी ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या आर्कियोलॉजिकल साइट्स किस तरह की होती है, उनका उत्खनन कैसे होता है। तो मैं आपको एक बार बताता चलूं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास पूरी टीम होती है, साइंटिस्ट होते हैं, इतिहासकार होते हैं, इज ए बिग टीम। उसमें सभी लोग अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं और किस प्रकार से वो धीरे धीरे छेनी, हथौड़े और बहुत ही नाजुक उपकरण, these things are very fragile in nature, so they keep care a lot, और बहुत धीरे धीरे इन चीजों को बाहर निकालते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारी जो पद्धतियां हैं, कार्बन 14, डेंड्रोलॉजी एंड so on so forth, जो कि आर्कियोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं, उनकी मदद से हम इन उत्खनन से प्राप्त हुई वस्तुओं की जो है एज का पता लगाते हैं और साथ साथ उससे संबंधित दूसरी चीजों का पता लगाते हैं। यानी उसकी एज के साथ साथ ये पता चलाते हैं कि ये किस रूप में ये वस्तु यूज होती होगी, किस मटेरियल की बनी है, और so on and so forth। यानी कि बहुत सारी चीजें उनसे हम पता लगा सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे तो आप समझ में आएगा। आगे चलते हैं। ओके, तो हम ये देखते हैं कि इंडियन, जैसे कि मैंने आपको जब क्लास की शुरुआत हुई तभी मैंने आपको बताया कि ये एक समस्या आती है कि भारतीयों पर ये आरोप लगता है कि वो उनको इतिहास का बोध नहीं था, दे डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर आइडिया हाउ टू राइट हिस्ट्री, or they only knew to write down some religious text and they traced out their history out of those religious texts, जो कि काफी हद तक ठीक है, लेकिन ये बात पूरी हद तरीके से ठीक हम नहीं कह सकते, क्योंकि उस समय भारत में जो इतिहास लेखन का जो स्टाइल था वो हो सकता है वो धार्मिक चीजों से अधिक जुड़ा हुआ हो, क्योंकि जो टेम्परामेंट था भारत का वो आध्यात्मिक था, स्पिरिचुअल था, दर्शन शास्त्रीय था। It was very philosophical in nature, and each and every aspect of the social life or the common life was also entangled or with attached with the religious idea of life। यानी कि जीवन की हर चीज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से जुड़ी हुई होती थी। जब हर चीज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से जुड़ी होगी तो जाहिर है कि आप जो है जब इतिहास लेखन करेंगे या दूसरी चीजों का अध्ययन करेंगे वो भी जो है उसमें धर्म का पुट अवश्य ही आएगा। तो एल्फिंस्टीन नाम के एक पुराने साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा, यानी कि ये हालांकि अब फैशन में नहीं है इन लोगों को पढ़ना, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि जब प्राचीन साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने भारत के बारे में लिखना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि सिकंदर के आक्रमण से पहले, यानी कि 326 ईस्वी पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2400 साल पहले, 2350-2400 साल पहले, तो भारतीयों को इतिहास लेखन का कुछ पता ही नहीं था, और उससे पहले की तो क्रोनोलॉजी भी उनके पास नहीं है, यानी कि उससे पहले का कोई भी अनुक्रम भी उनके पास नहीं है। तो एल्फिंस्टन का ये आरोप है। ये समझने की बात है कि कैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार, यानी कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उन्होंने भारतीयों की बुद्धि पर जो है इस तरह की बातों को सवालिया निशान खड़ा किया। इसके अलावा एक और इतिहासकार है जिनका नाम है फ्लीट। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के पास तो ऐसा कोई प्रमाणिक या विश्वसनीय ऐतिहासिक ग्रंथ ही नहीं है जिससे हम इतिहास कह सकें, या जिसको हम देखकर ये कह सकें कि उनमें इतिहास लेखन की प्रवृत्ति थी। तो फ्लीट का ऐसा कहना है। तो आप ये समझ सकते हैं कि
हिंदुओं से उनका मतलब है हिंदुस्तानियों से, जो इंडियंस थे, जो हिंदू कुश के पहाड़ी के इधर रहने वाले लोग हैं, उन सबको हिंदू नाम से जाना जाता रहा है इतिहास में। तो आगे की हम बात करें तो एक इतिहासकार जो इतिहास में आए, महमूद गजनवी उनका नाम था। महमूद गजनवी ने एक किताब लिखी, तहकीक ए हिंद। कुछ लोग उसको किताब हिंद नाम से भी जानते हैं। तो तहकीक ए हिंद में महमूद गजनवी नहीं, इतिहासकार है अल-बरूनी, जो महमूद गजनवी के साथ भारत आए और उन्होंने जो किताब लिखी उसका नाम है तहकीक ए हिंद। उन्होंने इस किताब में लिखा कि जब भारतीयों से पूछा जाता है कि भाई अपने इतिहास के बारे में बताइए कुछ, तो वो कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट मेकिंग फेबल्स। ये उनका आरोप है, किसका? महमूद गजनवी के साथ आए हुए अल-बरूनी का। तो अल-बरूनी साहब ने ये बात कही, भारतीयों को इतिहास लेखन की समझ नहीं है, वो इतिहास नहीं लिख सकते, वो कहानी गढ़ने लगते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि महमूद गजनवी ने जो तहकीक ए हिंद लिखी, उसमें जो उन्होंने पुराना इतिहास लिखा वो भी सुनी सुनाई बातों पर लिखा और वो भी प्रमाणिक नहीं है। लेकिन अपने समय की जो बातें लिखी उन्होंने वो कुछ प्रमाणिक हैं, बट अपने से पहले के जो इतिहास उन्होंने भारत के बारे में लिखा वो भी सुनी सुनाई सूचनाओं पर, यानी कि ओरल सोर्सेस पर आधारित है। ओरल सोर्सेस इज आल्सो one of the source of history nowadays. I will talk about it later in the other lecture maybe. तो जो सुनी सुनाई बातों पर, कहानियों पर, किंवदंतियों पर, एनेक्डोट्स पर सुनी हुई बातों का जो है अल-बरूनी ने तहकीक हिंद में जिक्र किया। तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी किताब भी पूरी तरीके से प्रमाणिक है, लेकिन बावजूद इसके तहकीक हिंद जो है भारत के विषय में काफी सारी जानकारियां देते हैं। वो अलग बात है कि हमें उसका त्रुटि मिलान करना पड़ेगा, हमें उसको कोरोबरेट करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, दूसरे सोर्सेस से, समकालीन सोर्सेस से हमें उसका मिलान करना पड़ेगा। तो ये तहकीक हिंद लिखने वाले जो है अल-बरूनी साहब का आरोप है। अच्छा, इसके बाद कल्हण ने जो राजतरंगिणी लिखी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इट इज द फर्स्ट रेफरेंस और द फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच इज वेरी रेलेवेंट, विच इज वेरी हिस्टोरिक एंड विच इज full of information. At the same time, it is known to be the first text which is totally historic. Even though I must say उसमें भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि उन्होंने जो 11वीं शताब्दी से पहले का इतिहास लिखा वो भी सूचनाओं पर आधारित था, वो भी कहानियों पर आधारित था और वो भी इधर उधर से सुनी हुई किंवदंतियों पर आधारित था। लेकिन फिर भी ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उन्होंने, कल्हण ने लिखा कि जो भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ थे उनको या तो विदेशी आक्रांताओं ने जला दिया या कीड़े उनको खा गए। कल्हण ने राजतरंगिणी के में ये रेफरेंस लिखा है बहुत विस्तार से कि किस प्रकार से नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में रखे हुए किताबें, उनके पुस्तकालयों में रखी हुई किताबों को विदेशी आक्रांताओं ने जला दिया। और काफी हद तक उन्होंने इसके कि किस प्रकार से किताबों को लंबे समय तक प्रिजर्व करने की विधि ज्ञात ना होने के कारण भी कीड़ों द्वारा उनको नष्ट कर दिया गया। आपको पता है कि चीन में कागज का आविष्कार हुआ और वो अरब और दूसरी जगहों से होते हुए भारत पहुंचा, लेकिन उससे पहले जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी, those were written on the leaves, वो पत्तों पर लिखी जाती थी। और इसके अलावा भी किसी विशेष तरह का कपड़ा, कॉटन और भी कई तरह की चीजें होती थी लकड़ी पर भी लिखी जाती थी, अभिलेख भी होते थे। बट ऑल दीज थिंग्स वर डिकेइंग विद द टाइम पासिंग ऑन। समय के साथ बीतते बीतते क्षणों में ये भी शरित होती जाती थी और इनके शरित होने से आपको पता है कि जो इतिहास लेखन में कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान, विज्ञान की जो बातें थी, शास्त्रों की जो बातें थी, वो भी इनके साथ नष्ट होती चली गई। तो लब्बे लुआब ये है, निष्कर्ष ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पर्याप्त सामग्री थी
लेकिन पश्चिमी इतिहासकार या साम्राज्यवादी इतिहासकार जैसे कि कहते हैं कि हमें इतिहास की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, ये कहना जो है अतिशयोक्ति होगी, ये कहना बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, है ना। हमें हो सकता है कि हमें कुछ चीजें नहीं पता थी और हमने उनको नहीं लिखा, और यहाँ पर ओरल ट्रेडिशन ज्यादा था। यू मस्ट नो दैट देयर वाज दिस गुरु शिष्य परंपरा, उस्ताद एंड शागिर्द परंपरा इन इंडिया, which was prevalent in ashrams and all. Still there are ashrams in India where this tradition goes on, but oral tradition होना, मौखिक चीजें ट्रांसमिट होना नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, इसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें आई। बट even though we cannot say that we were totally gullible in this arena of writing history, we were quite familiar with these things, but our temperament was more inclined towards the religious methodology, or you may call it the philosophical one or the spiritual one, यानी कि आध्यात्मिक और दर्शन शास्त्रीय और धार्मिक प्रवृत्ति का अधिक पुट होने के कारण हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ भी अधिक से अधिक जो है इस तरह के ज्यादा है। जब हम लिटरेरी सोर्सेज की बात करेंगे तो आपको ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी कि क्यों मैं इन सब चीजों पर ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि हमारा प्राचीन इतिहास लेखन जो है वो धर्म शास्त्रीय चीजों से भरा पड़ा है, पटा पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात ये आती है कि सोर्सेस की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। हम लोग बैकग्राउंड समझ चुके हैं कि कैसे कैसे जो है भारतीयों ने इतिहास लेखन किया, क्या उन पर आरोप लगते रहे, किस प्रकार से उन्होंने आरोपों को डील किया, और क्या उनके पास अपने जवाब थे उसके, ये भी हमने देखा। तो एक इतिहासकार जो होता है वो जो सामग्री उसके पास होती है, जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, उनको प्रोसेस करता है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करता है, एंड ही डेवलप्स ए व्यू पॉइंट विद द टाइम पासिंग ऑन, और उसमें दूसरी चीजों के जुड़ाव के साथ साथ वो एक बहुत ही जबरदस्त जो है उसको इतिहास के रूप में प्रस्तुत करता है। तो हम देखते हैं कि जब स्रोतों की बात की जाती है तो देयर आर बेसिकली 3 काइंड ऑफ सोर्सेज व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन एज वेल। फर्स्ट इज साहित्यिक साधन और द लिटरेरी सोर्सेज, सेकंड इज पुरातात्विक साधन और द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, थर्ड इज विदेशियों के वर्णन और द फॉरेन अकाउंट्स। You know, these are the 3 categories in which we see the ancient history. But if we talk about in today's scenario, if we talk about in today's world, there are some other sources which are also prevailing this time. One of the sources is oral sources that I have talked about earlier as well. कि मौखिक साधन भी इतिहास लेखन के एक साधन है, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत इतिहास लेखन की तो वहां पर मौखिक का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हमारे पास मौखिक बात करने वाले लोग ही मौजूद नहीं है। किनका हम इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि 2000 साल पुराना कोई भी आदमी मौजूद नहीं है ना, तो वहां यहाँ पर हम उनकी बात नहीं करेंगे। वी विल ओनली टॉक अबाउट लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल एंड द फॉरेन अकाउंट्स। तो इन द फर्स्ट phase we will talk about the archaeological sources, but before we go to archaeological sources, we will also see that there are some example of Herodotus and Livy, जो कि इस तरह के बड़े इतिहासकार थे, जैसे रोम के पास थे, ग्रीको रोमन इतिहासकार हैं हेरोडोटस, और जिन्होंने हिस्टोरिका लिखी, and this is known to be the first book of history, and Herodotus is known to be the father of history, you must all know. And जब हम आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहासकारों की बात करते हैं और उनकी संकल्पना, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो आइडिया है ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। जो आजकल के इतिहासकार हैं वो पहले के इतिहासकारों से बहुत मायनों में अलग इतिहास लिखते हैं, क्योंकि आजकल का जो इतिहास है उसमें सबल्टन स्टडीज भी हैं, उसमें जो है आप देखते हैं महिलावादी इतिहास लेखन, नारीवादी इतिहास लेखन, जेंडर स्टडीज भी हैं, एंड एट द सेम टाइम देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हिस्ट्रीज which are prevailing nowadays, and we cannot
only be inclined towards the religious history. तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज का इतिहास जो है साधारण मानव समाज और दूसरे दृष्टिकोण से ज्यादा जो है मिलता जुलता है, बल्कि जो पुराना इतिहास था वो ऐसा नहीं था, उसमें धार्मिक तत्वों की अधिकता अधिक थी। महाभारत में जो एक रेफरेंस आता है उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सके, वही इतिहास है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस ग्रेट एपिक टॉक अबाउट these four elements of life, and it concludes that it is history. So you can understand that each and every aspect of the epic or maybe the other text also emphasizes that the history was totally connected with religion as well. अब ऐसा नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास में एक तत्व अगर हम बात करें तो पॉलिटी बहुत कम थी, यानी कि राजनीति की बातें कम थी। सांस्कृतिक या कल्चरल एस्पेक्ट अधिक था। कल्चर, आप यू ऑल नो दैट कल्चर एंड रिलीजन आर ऑलवेज हैंड इन हैंड। ये एक दूसरे में गड़बड़ होते हैं, एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं। जहाँ संस्कृति की बात होगी वहां धर्म तो अपने आप ही आ जाएगा। तो हमारे प्राचीन जो लेखन है वो संस्कृति से भरे हुए हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद है कि डीडी कौशाम्बी साहब जो हमारे एक इतिहासकार हैं, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका जो काम है काफी ज्यादा देखा गया है। डीडी कौशाम्बी, दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी, उन्होंने बताया है कि उत्पादन के साधनों और उनके पारस्परिक संबंधों के तिथि क्रमानुसार अध्ययन से ही हमें जो है विकास के क्रम की जानकारी मिल सकती है। यानी कि उनका कहना है कि वी हैव टू सी मोड ऑफ प्रोडक्शन, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड हिस्ट्री इन ट्रू मैनर। उनका ये कहना है कि उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के जो उपादान है, यानी कि जो खाद्य संग्रहण प्रणाली है, यानी कि हंटिंग एंड गैदरिंग से लेकर आज के समाज के पूंजीवादी युग तक या न्यू कैपिटलिज्म तक कह सकते हो आप, या उसके बाद भी पोस्ट मॉडर्निस्ट एरा में हुए जो परिवर्तन है, वहां तक जो भी उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होते आए, चाहे वो सामंतवाद के रूप में हो, चाहे वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रक्रिया हो, फ्यूडलिज्म हो, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से आया हुआ पूंजीवाद हो, या उससे पहले भी कोई और प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया रही हो, उनके संदर्भ में हमें इतिहास को देखना पड़ेगा। तो डीडी कौशाम्बी साहब का ये कहना है कि अगर आपको इतिहास को समझना है तो यू कैन नॉट ओनली बी लिमिटेड और कन्फाइंड to the religion or to the philosophy only, but you have to be dependent on the financial aspect or the fiscal aspect or those aspects which are related with the monetary and other systems of propelling livelihood। उन साधनों को हमें समझना पड़ेगा, उन साधनों को, उन आजीविका के साधनों का भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर हम इतिहास को एक बेहतरीन और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट बात, इससे पहले कि हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को कई भागों में बांट कर पढ़ना शुरू करें, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है अलग तरीके से। वो क्या है? एक है प्रागैतिहासिक, प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल वो हिस्ट्री का समय है जिसमें हम देखते हैं कि लिखित साधन बिल्कुल भी नहीं है। वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ओनली, यानी कि उन सभी साधनों पर हमें आश्रित रहना पड़ता है जो साधन जो हैं एक टेंजिबल फॉर्म में हैं, जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, और जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं, वैसे साधनों पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। लिखे हुए साधन हमारे पास प्रागैतिहासिक समय के नहीं है। प्रागैतिहासिक समय कौन सा समय हो गया? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, when human did not know any language
or she knew the language of sign language, or maybe some other kind of language of speaking something among them, but this was not the language of writing, or this was not the language which could be deciphered. Okay, there could be some there could be some kind of pictorial things, कुछ चित्र तरह की कुछ चीजें हो सकती थी या कुछ उस तरह की चीजें हो सकती थी, बट कोई भाषा विकसित नहीं थी। उस समय का जब भी इतिहास जब हमें लिखना पड़ता है तो हमें उनके औजारों पर, उनकी हड्डियों पर और उनके द्वारा गुफाओं में बनाए हुए चित्रों पर और भी इस तरह की कई सारी चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है, उस समय लगी हुई किसी आग पर, है ना। तो इस तरह की कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, उनको जानने के, प्रागैतिहासिक समय को जानने के, उनके बारे में हमें जो है पता होना चाहिए, उनकी सब हम खोजबीन करते हैं, तब जाके हमें प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो भारत का भी एक प्री हिस्टोरिकल एरा है जो कि हड़प्पन सभ्यता से पहले का है, यानी कि हड़प्पन सभ्यता की जो शुरुआत मानी जाती है लगभग 2300-2400 बीसी के आसपास से मानी जाती है। उससे पहले का जो भी समय है भारतीय इतिहास का, वो प्रागैतिहासिक काल है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर दूसरा है ऐतिहासिक काल, या आप दूसरा आदि इतिहास को ले सकते हैं। आदि इतिहास माने प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? ऐसा इतिहास काल या ऐसे इतिहास लेखन का समय जिसमें लिपि की समझ नहीं हो या जिसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता हो, या ऐसा समय आप कह सकते हो जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर अत्यधिक डिपेंडेंट रहना पड़ता, जैसे हड़प्पा का समय और कुछ हद तक वैदिक सभ्यता का भी समय। यानी कि इन सभ्यताओं में जो चीजें मिली, इन सभ्यताओं में जो हमें वस्तुएं मिली, उन पर हमें अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि आप जब हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता हम उसे कहते हैं, जिसमें स्नानागार, स्टोरेज हाउस, मूर्तियां और मनके और चम्मच और खिलौने और ना जाने क्या क्या, वो सारी चीजें जब हमें मिली तो उन चीजों से हमें बहुत सारे नए नए अंदाजे हुए। उन अंदाजों से कुछ कोरोबरेट करके चीजें निकाली गई, उनसे अलग अलग जो है ज्ञान पैदा हुआ और उनसे हमने इतिहास को लिखा। हमें हड़प्पा की जो है लिखावट समझ में नहीं आती। हड़प्पा सभ्यता में वास्तव में एक लिपि थी जो 400 अक्षरों की है, पिक्टोरियल है, उसमें कुछ कुछ चित्रात्मक हैं, लेकिन उसको आज तक डेसिफर नहीं किया जा सका, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। इट इज टोटली अनइलिजिबल, यानी कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता, इनएलिजिबल, उसको पढ़ा नहीं जा सकता, अपठनीय है। और अपठनीय होने के कारण ये जो समय है, ये प्रोटो हिस्ट्री का समय है, ये आद्य इतिहास का समय है। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल क्या है? व्हाट इज द हिस्टोरिकल एरा? व्हाट इज द हिस्ट्री एरा, और मे बी दैट एरा इन विच वी हैव द प्रॉपर रिटन सोर्सेस, इसमें हमारे पास पूर्ण रूप से लिखे हुए, भली भांति लिखे हुए सोर्सेस हैं, वो ऐतिहासिक युग है। तो आप ये कह सकते हैं कि वेदों के विषय में तो है ही हमारे पास, यानी कि, लेकिन फिर भी वो अपुष्ट जानकारियां हैं। तो भारतीय इतिहास लेखन का जो सही से समय माना जाता है वो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास से माना जाता है, जब इतिहास लेखन के लिए हमारे पास पर्याप्त लिखी हुई सामग्री मिलती है। वो 6th सेंचुरी बीसी का समय कौन सा है? जैनिज्म और बुद्धिज्म के उदय का समय, महाजनपदों के उदय का समय, या हर्यक डायनेस्टी जिसे हम कहते हैं 606 ईस्वी पूर्व जो हर्यक डायनेस्टी हुई, जिसमें शिशुनाग और ये सब लोग थे, उस समय के इतिहास के बाद का जो समय है वो ऐतिहासिक काल है। वो समय, उसकी हमारे पास लिखित जानकारी है। और 300 बीसी के आसपास से तो हमारे पास और भी अच्छे से जानकारी मिलने लगी, क्योंकि अर्थशास्त्र की रचना और अशोक के अभिलेख और दूसरी बहुत सारी जो साहित्यिक रचनाएं हैं वो हमें उस समय की मिलती हैं। जब बाद में मुद्रा राक्षस और ये सब भी चंद मौर्य युग के बारे में बताते हैं, लेकिन हमें जो है ऐतिहासिक अगर हम काल कहें भारत का तो 600 बीसी के लगभग से मान सकते हैं। यानी कि
हड़प्पा से पहले का काल पूरी तरीके से प्रागैतिहासिक, हड़प्पा का काल जो है आद्य ऐतिहासिक, और हड़प्पा के बाद 600 बीसी के लगभग का जो समय था वो ऐतिहासिक युग कहा जा सकता है। आगे चलते हैं। आई हैव गॉट सम ऑफ द एग्जांपल्स फॉर यू, और ये जो एग्जांपल्स हैं वो मैंने आपके सामने इसलिए थोड़ा दिखा दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कैसे होते हैं। तो दीज सोर्सेज, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो दिस इज वेरी टेंजिबल एंड वेरी हार्ड इन शेप एंड दे हैव गुड इंफॉर्मेशन। मैं आपको बता दूं, ये जो चित्र मैंने लिए हैं वो उपिंदर सिंह, जो हमारी प्रोफेसर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की और आजकल अशोका यूनिवर्सिटी में, उनकी पुस्तक से मैंने ये चित्र आपके लिए एकत्रित किए हैं, और कुछ जो है इंटरनेट से भी हैं। तो ये जो मोहर आप देख रहे हैं, हड़प्पा कालीन मोहर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बैल के जैसा कुछ है और या घोड़े के जैसा कुछ है। तो इसमें घोड़ा, शेर, बैल, इस तरह की कलाकृतियां, सांड की कलाकृतियां हमें मिलती हैं। जैसे बुर्जहोम एक जगह थी जहां से घोड़े की हड्डियों का अवशेष, सॉरी बुर्जहोम से कुत्ते के अवशेष मिले थे, तो कोथड़ा से आपको घोड़े के अवशेष मिलते हैं। तो हम ये जान सकते हैं कि हड़प्पा की जो मोहरें मिली, कॉइन्स और जो सील्स मिली, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर का जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है वो मिस्र का एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि मिस्र में एक लिपि किस तरह की थी, तो स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी। और मेसोपोटामिया का कीलाक्षर, यानी कि लीनियर कह सकते हैं इसको, या जो कील नुमा आकृति से लिखी गई चीजें हैं वो मेसोपोटामिया में की लिपि में मिलती हैं। ऐसे ही ठीक हड़प्पा की जो ऊपर आप देख सकते हैं, हड़प्पा की जो मोहर है उसके जो ऊपरी भाग है उसमें कुछ कीलाक्षर टाइप के बने हुए हैं, कुछ जो है चित्र बने हुए हैं। वो जो चित्र हैं वो भी पिक्टोरियल हैं और कुछ कहना चाहते हैं, तो अपने आप में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे जो है किस तरह की मोहरें और किस तरह के सिक्के और किस तरह की बनावट यहाँ पर थी। तो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं आगे। तो दोस्तों, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि हड़प्पा और वैदिक सभ्यता कुछ हद तक जो है आदि इतिहास है, ऐसा इतिहास जिसमें लिखा हुआ भी मिलता है और जिसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की भी हमें जरूरत ज्यादा पड़ती है। लिखे हुए को इतना प्रमाणिक नहीं माना जा सकता। इससे आगे हमने बता ही दिया आपको कि प्रागैतिहासिक काल 600 ईस्वी पूर्व के बाद का इतिहास जो है वो तो उससे पहले का इतिहास है वो प्रागैतिहासिक है, और 600 ईस्वी पूर्व के बाद हमें लगभग चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं, तो वो ऐतिहासिक काल के लगभग आता है। और अशोक के अभिलेख और ये जो तीसरी शताब्दी से है, भाषा का विकास बहुत अधिक हो जाता है। तो तीसरी शताब्दी या 300 के आसपास का जो समय है वो तो काफी हद तक ऐतिहासिक युग के अंदर रखा जा सकता है। तो ये हम बातें कर चुके हैं कि प्रागैतिहासिक में इतिहासकार को केवल पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। आदि इतिहास में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों होते हैं। और इतिहास में एक तीसरी चीज जो थी, जो मैंने आपको शायद अभी तक बोली नहीं है, वो ये है कि विदेशियों के वर्णन भी हमें मिल जाते हैं। तो वी हैव टू पे हीड टू दिस आल्सो दैट 300 अराउंड BC around we find many instances of foreign accounts. Many Iranian and many Roman, Greco-Roman travelers were coming to India, and they were carrying so many information with them, and at the same time they were going back having some information from India and so many things as well. जैसे कि हमें बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं कि वहां से अंजीर और ये सब लाए थे और यहाँ से दास और दासी ले गए थे। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के और उसके बाद उससे पहले घनानंद के टाइम के भी कुछ मिल जाते हैं, और उसके बाद के तो बहुत सारे मिलते हैं। तो हम इस बात से सिर्फ ये जोड़ना चाहते हैं कि जो इतिहास लेखन का जो समय था, यानी कि जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक समय जो था, उसमें विदेशियों का वर्णन भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम इसके ऊपर पूरी क्लास करेंगे विदेशियों का वर्णन या विदेशियों
या फॉरेन अकाउंट्स आप कह सकते हो, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे ईरानी, ग्रीको रोमन और बाद में जो है चीनी यात्री, फिर जो है अरबी और फारसी यात्री, और बाद में फिर इटली वगैरह के लोग आते रहे, उसके बारे में एक अलग क्लास होगी। अभी तो हम यहाँ सिर्फ ये समझ रहे हैं कि कैसे कैसे जो है भारतीय इतिहास लेखन में विदेशियों का भी काफी महत्वपूर्ण स्थान है। तो मुझे लगता है कि ये क्लास काफी लंबी हो गई है। हम इसका अगला पार्ट बनाते हैं पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित एक पार्ट हम बनाते हैं, जैसे कि आप नीचे देख ही सकते हैं लिखा हुआ है। इसको हम पार्ट 2 करके बनाते हैं ताकि आपको लंबी क्लास, बोरिंग क्लास ना लगे, और मुझे भी 5 मिनट का थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, थोड़ी देर का, तो आई विल बी बेटर आई थिंक टू स्पीक विद यू। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की हम बात करेंगे, उसके बाद लिटरेरी और उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की तो हम बात करेंगे, बट इससे पहले मैं आपको बता दूं, आज इस समय की ये क्लास खत्म करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी, एंड आई विल बी देयर विद यू ऑलवेज टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। और हम एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न के चीज़ें करते रहेंगे, और एक एक टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं, विस्तार से लेकर चल रहे हैं, समझते हुए चल रहे हैं। तो आई होप आपका साथ ऐसे ही मिलता रहेगा।